प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं, जहां कई देशों के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है। वहीं इटली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचा। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मेरे साथ रमेश जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। हालांकि विषय बहुत से होते हैं G7 को लेकर के, लेकिन जहां तक जानकार जानते हैं, मानते हैं, उनका ये कहना है कि खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे कि विश्व के इन बड़े देशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और एक बड़ी चुनौती के रूप में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका समाधान निकाला जा सके। प्रीति, आप देखिए कि G7 में कनाडा भी शामिल है और कनाडा में लगातार भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन सक्रिय होते हैं जी। तो जरूर ये मुद्दा उठेगा। पर इसके बाद देखिए कि G7 विश्व के सबसे ताकतवर देश हैं, विश्व के सबसे धनी देश हैं और उसमें भारत का लगातार भाग लेना कहीं ना कहीं भारत की ताकत को भी दिखाता है। विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आयातक है भारत, जो युद्ध के सामान होते हैं, हथियार होते हैं। इसके लिए विश्व के इन ताकतवर देशों को एक मार्केट मिलता है भारत में, और वो सिर्फ युद्ध के ही नहीं, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है और हर एक ताकतवर देश चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहें। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार भारत की पूछ हर एक मंच पर होती है। आपने पिछले दिनों G20 में देखा होगा। पर जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से द्विपक्षीय बातों की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। खासकर जो समसामयिक मुद्दे हैं वो सब मुद्दे रहेंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा। प्रीति, ठीक है, बने रहिए। रमेश, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इटली के जो 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसमें भाग लेने के लिए कौन कौन से मेहमान पहुंचे हैं। पुगलिया क्षेत्र के बोर्गो एग्जानिया ये तमाम नेता पहुंचे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भव्य स्वागत किया है। तस्वीरों में आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम विश्व के बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे हैं। जो बाइडेन आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का मेलोनी ने स्वागत किया है। आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है, जो अफ्रीका के मुद्दों और जलवायु परिवर्तन और विकास के बारे में चर्चा के साथ शुरू हुआ। पहले सत्र में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल रहे। इसके बाद बातचीत मध्य पूर्व पर केंद्रित हो गई। आपको बता दें, दूसरे दिन भूमध्य सागरीय ऊर्जा और अफ्रीका, आप्रवासन, भारत प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा पर सत्र आयोजित होंगे। G7 में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन शामिल हैं। भारत को G7 के इस विशेष सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया है। हालांकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन विशेष अतिथि के रूप में भारत की रिप्रेजेंटेशन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। रमेश मेरे साथ बने हुए, रमेश का मैं रुख कर रही हूं। रमेश, जैसा कि आपने भी कहा कि कनाडा भी G7 का एक हिस्सा है। हालांकि जिस तरीके से कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव जब G20 के टाइम यहाँ आए थे और उसके बाद जब उनकी वतन वापसी हुई, उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स रही थी, भारत को लेकर के कई तरह की बातें कही गई। भारत जिस तरीके से खालिस्तानी मुद्दे पर निपटने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। और मुझे लगता है कि इस मंच का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी कि असल चुनौती जो है, जो आगे चलकर के लिए सबके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है, उस पर सबका ध्यान केंद्रित किया जाए। बिल्कुल प्रीति, आप देखें जिस तरह से कनाडा में खालिस्तान को लेकर लगातार भारत विरोधी गतिविधियां रही और वो अभी भी होती हैं, अभी भी दिखाई देती हैं कि भारत जो खालिस्तानी संगठन है भारत विरोधी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर संलिप्त है और उसमें एक बड़ी संख्या कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों की है।
वो कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे, जिस तरह से आप देखिए कि पंजाब में जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक सांसद बन के पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं, तो कहीं ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भारत ही पूरी तरह से सचेत है और प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। एजेंडे में ये मुद्दा है कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। अगर ये इसको पहले नहीं ख़त्म किया गया तो ये नासूर बन जाएगा, जो कि 84 में आप लोगों ने देखा होगा, देश ने देखा है 84 में किस तरह से भारत में अमृतसर में किस तरह से खालिस्तान विरोधी आतंकवादियों ने पूरे पाकिस्तान को किस तरह से अपने कब्जे में ले रखा था। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या बातचीत होती है और उस बातचीत का परिणाम कैसे निकलता है और कैसे कनाडा भारत के समर्थन में आता है। ठीक है, ये तो कनाडा के साथ में अपने संबंधों को सुधार की तरफ ले जाने की एक कोशिश भी हो सकती है और जो खालिस्तान मुद्दे को लेकर के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उसकी ओर ध्यानाकर्षण करने का एक प्रयास जरूर होगा। यहाँ 43 ट्रिलियन की इकोनॉमी इन्वॉल्व है G7 देशों के अंतर्गत। भारत की कोशिश होगी कि उनके जरिए भारत के लिए भी कुछ लाया जा सके, ताकि जो हमारा टारगेट है विकसित भारत बनने का, उसमें ये मददगार साबित हो। उस दिशा में आप इसे किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को? देखिए प्रीति, भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है जो युद्ध की सामग्री है, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे हथियार हो। भारत इसमें चाहेगा कि धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वो ऐसे जो आप देखिए कि तमाम जो विमान है वो इस समय भारत में तेजस जैसे विमान हो रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश होगी भारत की कि वो अपने को मजबूती से पेश करे और जो युद्ध के सामान वो बाहर से आयात करता है बाहर के देशों के, उसका निर्माण भारत में हो, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में लाई जा सके, जिससे भारत का जो सैन्य उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके और उसका जो एक बड़ा खर्च है उसको कम किया जा सके, और जिससे कि रोजगार भी पैदा हो। तमाम वो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे भारत की सशक्त होने के लेके हो, चाहे आत्मनिर्भरता को लेने को हो, वो तमाम मुद्दों की चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ देखिए कि एविएशन के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर जो जहाज है उसका ऑर्डर दे रखा है। तो उन सब चीज़ों का एक बड़ा डेलीगेशन गया है जो तमाम मुद्दों पे बात करेगा। आप देखिए G20 के बाद ये G7 सबसे बड़ा सम्मेलन है और इसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। प्रीति, ठीक है, यहाँ पर इटली में भारतीय राजदूत वाणी राव को भी मैं पढ़ रही थी कहीं पर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आउटरीच देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया है G7 शिखर सम्मेलन में। भारत के एजेंडे में रक्षा शामिल है और सुरक्षा शामिल है। अब रक्षा सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण विषय है इस पर तो आपने बताया, यहाँ पर समुद्री सहयोग का भी जिक्र किया गया है। जरा इस पर भी प्रकाश डालें कि एजेंडे में रक्षा सुरक्षा और समुद्री सहयोग, इटली के साथ यहां से हमारे संबंध और बेहतर होते हुए अगर इस दिशा में कुछ ट्रीटीज या कुछ विषयों पर आगे हस्ताक्षर होते हैं, हमारी डील साइन होती हैं तो। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आप देखिए कि पिछले दिनों लगातार जो जल मार्ग है वो अवरुद्ध रहा, तमाम जो आतंकवादी संगठन है उससे कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो ये जल मार्ग को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास होता रहा। आपने देखा कि जब इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही थी उस दौरान भारत के एक जहाज को भी कब्जा कर लिया गया, बाद में वहाँ उस पर जो लोग सवार थे उसको छोड़ा गया। पर ये जो पूरी कहानी है, पूरी जद्दोजहद है, उसको लेकर एक रणनीति बनाने की बात चली है जिससे कि जो जल मार्ग है उसको सुरक्षित बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और उसके लेकर एक बड़ी द्विपक्षीय वार्ता होगी जो कि आज या कल संभव है। आज उसके बाद वार्तालाप में चीजें सामने आएंगी। ठीक है, बने रहिए रमेश सर। आपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि दरअसल ये G7 का समूह क्या है, कौन से देश इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ जिन देशों को यहाँ पर खासतौर पर न्योता दिया जाता है वो कौन से देश हैं। G7 के देखिए सदस्य देश जो हैं उनमें कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान। तो देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं और ये जो देश हैं 7 देश जो हैं इनकी कुल अर्थव्यवस्था जो है 45 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर उसको रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो 3,761 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये रकम होती है। अर्थव्यवस्था सोचिए 7 देशों की ही लगभग इतनी है। अब शिखर सम्मेलन के मुद्दे जो है कहाँ पर फोकस्ड होते हैं, इंडो पैसिफिक जो रीजन के मुद्दे हैं वो G7 शिखर सम्मेलन में उठाए जाते हैं। अफ्रीकी मुद्दे जो हैं वो शिखर सम्मेलन में उठाए जाते हैं G7 के। जलवायु परिवर्तन खास तौर पर फोकस किया जाता है इस पर।
पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, संजोने के लिए प्रयास होने चाहिए मिलकर के, इस पर भी चर्चा होती है। शरणार्थी समस्या, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है तमाम विश्व के बड़े देशों के सामने, उस पर भी चर्चा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण भी हो गया है और इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं, तो इस पर भी G7 में इस बार चर्चा भी होगी और ये अहम बातें हैं जिस पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। हालिया दिनों में लगातार विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं इस ओर ध्यान दे रही हैं। अब जो अहम बातें हैं ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था, अब इसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है इन देशों की कुल मिलाकर के। पहली बैठक इस G7 से जुड़ी हुई जो शिखर सम्मेलन की थी वो 1975 में बता दें शुरुआत हुई थी। 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। इस तरह G7 बना। शुरुआत में ये G6 हुआ करता था। हर सदस्य देश बारी बारी से अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन किया जाता है। और देखिए इस बार जिस तरीके से भारत को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, हमारी कोशिश यही है कि हमारे सामने जो विषय हैं उसे भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखें। हालांकि हम G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत जिस तरीके से लगातार विकास कर रहा है, विश्व के बड़े देश भी भारतीय बाजार में यहाँ पर रुचि रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपसी सहयोग के जरिए विकास के रास्तों को और तलाशा जाए और बेहतरी के लिए आगे बढ़े। रमेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व की ये सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगर एक साथ मिल करके एक मंच पर तमाम विषय, जिसका जिक्र मैंने अभी ग्राफिक्स के जरिए भी किया जाता है, सकारात्मक दिशा में आगे तमाम विषयों पर चर्चा होती है, तो भारत को भी इससे फायदा होगा क्योंकि भारत में बाजार को लेकर के स्कोप बहुत ज्यादा है। इन देशों को भी भारत से बहुत लाभ मिलेगा। शायद यही वजह है कि हमें अब देखा जाता है, अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता, नेग्लेक्ट किया नहीं जा सकता, इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि विश्व का बड़ा बाजार भारत में मौजूद है। बिल्कुल प्रीति, अगर हम चलें G7 के इतिहास में, तो G7 का जो निर्माण हुआ वो जो इजराइल और अरब युद्ध था उस दौरान हुआ था। अरब ने जो तेल की जो उत्पादन है उसको कम कर दिया था, जिससे कि तेल के दाम 300 गुने तक बढ़ गए थे। उसके बाद विश्व के जो धनी देश थे, ताकतवर देश थे, वो एक हुए और उसके बाद एक मंच पे आए, जिसका स्वरूप आज आपको दिखाई दे रहा है G7 के रूप में। बीच में रूस भी था, G8 था, पर बाद में रूस को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो आप देखिए कि 48 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत को भी जो इकोनॉमी है अपनी लगातार बढ़ानी है। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा 2030 तक, तो कहीं ना कहीं जितनी तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना ही देश उतनी तेज गति से जो अपनी डबल करना है जो देश का, वो समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन के आसपास देश की अर्थव्यवस्था है, उसको 6 ट्रिलियन करना है, 7 ट्रिलियन करना है, 10 ट्रिलियन। बहुत तेजी से वो तभी हो सकता है जबकि हमारे विश्व के जो ताकतवर देश हैं उनके साथ हमारा जो व्यापार है वो बढ़े। कि जो द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत के एजेंडे में रक्षा है और समुद्री सहयोग है, इसको किस तरीके से भारत आगे लेकर जाता है और G7 के इस सम्मेलन में शिरकत करने के दरमियान प्रधानमंत्री भारत के लिए क्या कुछ अर्जित कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से चर्चा करने के लिए।